नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र राठौड़, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामगढ़, पांडवा, कलायत, कैथल। आज हम बात करेंगे जो हमारा 10th क्लास में सिविक्स पार्ट है, उसके अंतर्गत सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म। उसके बारे में हम बात करेंगे। फेडरलिज्म जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से एसबीएसई है चाहे सीबीएसई बोर्ड है, हर एक के दोनों के ही अंदर प्रत्येक वर्ष या एक वर्ष के अंतराल पर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि आप भारत की राज्य व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो आपके लिए फेडरलिज्म को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सिविक्स 10th क्लास सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फेडरलिज्म है क्या, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से उठाता है। 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, संघवाद से आप क्या समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं संघवाद की या फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि संघवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर शक्तियां जो हैं वो बांटी गई होती हैं। सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय सत्ता, एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, संवैधानिक जो इकाइयां हैं उनके बीच बांटी गई होती हैं। ये आपके प्रोविंशियल लेवल की बात है। तो फेडरलिज्म जो है इसका अर्थ क्या है, जहां पर अगर सीधी सीधी हम एक लाइन में अगर फेडरलिज्म को सिंपल जो लैंग्वेज है उसके अंदर अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो फेडरलिज्म से अभिप्राय क्या है, जहां पर शक्तियां बटी हुई हों वहां फेडरलिज्म आपको मिलेगा। लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरेशन, जो संघ है उसके अंदर सरकार के लेवल स्तर कौन कौन से होते हैं। तो यूजुअली अगर हम विश्व के फेडरलिज्म के को अगर हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली 2 लेवल निकल के आते हैं, 2 लेवल्स निकल कर आते हैं। फर्स्ट लेवल फॉर एंटायर कंट्री एंड सेकंड लेवल फॉर प्रोविंसेस। तो गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। पहला लेवल है जो आपका है वो है एंटायर कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए जो शासन करता है, पूरे देश का शासन संभालने का काम करता है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है, उसे आपका फर्स्ट लेवल कहा जाता है। सेकेंड लेवल गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोविंसेस स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट। और दूसरा लेवल जो है वो आपका प्रोविंशियल लेवल पे काम करता है, जो आपकी संवैधानिक इकाइयां हैं या प्रांतीय इकाइयां हैं उनके लेवल पे काम करता है, जो राज्य के अंदर या प्रांतों के अंदर जो शासन व्यवस्था है उसको संभालने का काम करती है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर हम बात करें हैं फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। फीचर ऑफ द फेडरलिज्म को अगर इस चैप्टर की बैकबोन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन बार बार आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, और 6 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इजी है। फर्स्ट हम इसका जो देखते हैं फीचर, विशेषता। पहली विशेषता है हैज 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि विश्व में आप जहां भी संघीय व्यवस्था को देखेंगे, संघवाद जहां भी होगा वहां पर देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के अंदर 2 या 2 से अधिक स्तर आपको मिलेंगे। जैसे कि हमने इसकी परिभाषा के अंदर भी देखा था कि एक तो एंटायर कंट्री के लिए एक लेवल काम करता है और सेकंड जो है वो प्रोविंशियल लेवल के लिए काम करता है। सेकंड फीचर है ईच लेवल हैज इट्स ओन पावर और जुरिडिक्शन। प्रत्येक लेवल का अपनी शक्तियां होती हैं और अपना जुरिडिक्शन होता है, क्षेत्राधिकार होता है। शक्तियों का अर्थ है कि लेवल जो है वो क्या कार्य कर सकता है, और क्षेत्राधिकार उसके क्षेत्र के अंदर क्या अधिकार आता है
जुरिडिक्शन को हम जब बात करेंगे हमारे जब इसके ग्लोसरी की बात करेंगे या की टर्म्स की बात करेंगे तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि जुरिडिक्शन क्या होता है। अगर जुरिडिक्शन को हम सिंपल शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें तो जुरिडिक्शन क्षेत्राधिकार से अभिप्राय किसी व्यक्ति के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र या किसी संस्था के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र। तो प्रत्येक लेवल का अपनी पावर होती है और अपना जुरिडिक्शन होता है। थर्ड है इसका, jurisdiction is specified by the constitution and there is constitutional guarantee of authority। ये कहता है कि jurisdiction is specified by the constitution, संविधान के द्वारा जो क्षेत्राधिकार है वो स्पेसिफाई किया हुआ होता है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में 3 सूचियों के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार की क्या क्या शक्तियां हैं उसको स्पेसिफाई किया गया है, क्लैरिफाई कर दिया गया है कि कौन से विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है, कौन से ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। नेक्स्ट कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन बी चेंज्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहता है कि स्पेशल जो आपके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनके अंदर संविधान के अंदर अगर आपको संशोधन करना है, कोई परिवर्तन करना है, तो उसके अंदर दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट से कंसेंट लेने के बाद, स्वीकृति लेने के बाद ही उसे बदला जा सकता है। जैसे किसी राज्य की सीमाओं को बदलना या फिर आपका द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर हम उसके अंदर कोई भी परिवर्तन करना चाहेंगे तो हमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही कंसेंट लेनी होगी। नेक्स्ट जो इसकी फीचर है वो है कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये कहता है कि कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, उसके पास ये पावर होती है टू इंटरप्रेट द लॉ। इंटरप्रेट का अर्थ है व्याख्या करना, यानी कि जो कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके पास ये पावर है कि वो इंटरप्रेट करता है। पावर्स जो है होती हैं अलग अलग, जो हमारी सूचियों के अंतर्गत जो शक्तियां दी गई हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, उनको इंटरप्रेट करने की पावर जो है वो न्यायालय के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। अगर हम भारतीय इंडिया की करें तो सुप्रीम कोर्ट इज द एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज विद डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट इज एम्पायर, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, या किसी भी देश के हम अगर फेडरलिज्म की बात करेंगे तो वहां का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो न्यायिक व्यवस्था के सोपान पे सबसे ऊपर होता है, वो जो है वो ये डिसाइड करता है अगर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो जाता है राज्य और केंद्र सरकारों के बीच किसी भी विषय को लेकर, तो वहां पर जो है वो न्याय व्यवस्था का या उस झगड़े को सुलझाने का काम जो हो वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऐसा फेडरलिज्म के अंदर ऐसी इसकी विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड। रेवेन्यू, राजस्व, कर, यानी कि जो रेवेन्यू है उसको, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, राजस्व का स्रोत जो होता है वो स्पेसिफाई किया हुआ होता है फेडरलिज्म के अंदर कि किन सेवाओं के अंतर्गत जो कर लगाया जाएगा वो राज्य के अधीन होंगे और कौन कौन से कर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होंगे। ये आपका जो हो फेडरलिज्म के अंदर जो है वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से क्लैरिफाई किया जाता है। अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इसका ये 7th पार्ट आपका बनता है फीचर्स का ही, कि फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ कंट्री while at the same time accommodate regional diversity। यहां ये कहता है कि फेडरलिज्म का जो है वो
दो ऑब्जेक्टिव के साथ काम करता है। पहला ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य इसका जो है वो ये है कि देश की एकता को बनाए रखे, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रीजनल डाइवर्सिटीज हैं, क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, उनको भी अकोमोडेट करे, उनका भी ध्यान रखे। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है 2 मार्क्स में, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरलिज्म, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। इसका जो 7th पॉइंट है ये आप ज्यों का त्यों लिख सकते हैं कि ये दो जो है वो इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं जिनके अंतर्गत ये काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस। अब हम बात करते हैं फेडरेशन जो हम आता है, फेडरलिज्म जो होता है वो फेडरेशन दो प्रकार से बनता है। एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन साथ आकर संघ बनाना, या सेकंड जो होता है होल्ड करके संघ बनाना। तो इनके अंदर 3 मार्क्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन की अगर हम बात करें तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट्स। कमिंग टुगेदर फेडरेशन साथ आकर संघ बनाना एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक यूनिट्स भी हो सकती हैं। राज्य जो है वो स्वेच्छा से एक साथ आते हैं और संघ का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के अंदर ऐसी व्यवस्था है, वहां पर 50 राज्य वहां पर है जो साथ आकर जिन्होंने संघ बनाया हुआ है अपनी स्वेच्छा से। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है? लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स एंड सेंटर। ये कहता है लार्ज कंट्री, जहां पर बड़ा देश होता है, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ शक्तियां वितरित कर देती है। वहां पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, भारत के अंदर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यूएसए या अमेरिका के अंदर यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों के अंदर कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, यहां पर आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। इनमें सबसे बड़ा अंतर यही होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स, while in holding together federation constitution units of federation have unequal powers। जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है वहां पर सभी जो स्टेट यूनिट्स हैं या राज्य हैं या संघीय इकाइयां हैं, राज्य इकाइयां हैं, उन सभी के पास सेम पावर होती है, एक जैसी शक्तियां होती है। जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में संभव नहीं है कि संभवतः ऐसा नहीं भी होता। उदाहरण के लिए भारत की हम बात करें तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे गए, तो उन्हें कुछ विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, जबकि अन्य पूरे देश के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर हम एक लाइन के अंदर कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर सबसे बड़ा अंतर अगर जानने का प्रयास करें तो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर जो यूनिट्स हैं या स्टेट हैं कैन लीव द बिगर यूनिट्स, जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर जो स्टेट्स हैं या छोटी इकाइयां हैं वो किसी भी कीमत पर राज्य को नहीं छोड़ सकती। अमेरिका के अंदर राज्य स्वेच्छा से जो है वो अमेरिका से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। ऐसी फेडरेशन की व्यवस्था होती है। अब जब हम बात करते हैं कि भारत में
जो फेडरलिज्म है वो कैसे काम करता है। तो जब हम इंडिया में फेडरलिज्म की बात करते हैं तो हम वहां पर जो फेडरेशन को चलाने के लिए शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं। तो यहाँ 3 जो सूचियां बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनियन लिस्ट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। हैज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फॉरेन पॉलिसीज एक्सेट्रा। स्टेट लिस्ट की बात करें, हैज सब्जेक्ट ऑफ लोकल एंड स्टेट इंपोर्टेंस। इसके अंदर राज्य महत्व के विषय होते हैं और इनके ऊपर कानून बनाने का काम जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें, हैज सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ टू सेंटर एंड द स्टेट। अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करें, समवर्ती सूची की बात करें, तो समवर्ती सूची के अंदर वो विषय आते हैं जो दोनों ही के महत्व के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के। एग्जामिनर आपसे यहां से क्वेश्चन ये पूछता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन लिस्ट। और कई बार एग्जामिनर में क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा गया है कि गिव द 2 सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट और 2 सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट और 2 सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो आपको तीनों ही के जो 2-2 विषय जरूर याद रखने हैं कि किस किस सूची के अंदर जो है कौन कौन से विषय होते हैं। तो यूनियन लिस्ट है, उसके अंदर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं और उनके ऊपर यूनियन अलोन कैन मेक लॉ, इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कानून बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट एंड concurrent list both the center and the state frame the law on concurrent list. But dear students, इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर संघ सूची समवर्ती सूची पर यद्यपि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी भी विषय के ऊपर अगर डिस्प्यूट होता है तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। ऐसा इंडिया में इसलिए किया गया है ताकि सेंटर जो हो वो स्ट्रोंग रहे, ताकि व्यवस्था ठीक तरीके से चल सके। तो अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट की, यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस है, बैंकिंग है, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा। ये विषय आप कोई भी 2 या 3 विषय आप जो है याद कर सकते हैं, इसके अलावा भी काफी विषय हैं। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो पुलिस है, ट्रेड है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, या आपका एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक विषय इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर बात करें हम कंकरेंट लिस्ट की, तो कंकरेंट लिस्ट में आपकी एजुकेशन है और मैरिज है, अडॉप्शन है, सक्सेशन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट विषय जो है इसके अंतर्गत आते हैं। आपकी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कंकरेंट लिस्ट है उसके अंदर कौन से विषय आते हैं, या फिर आपसे पूछा गया कि एजुकेशन जो है वो कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, तो कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। ये 3 सूचियां जो हैं वो होती हैं। इसके अलावा जो है आपकी एक होती है रेजुडरी पावर्स और रेजुडरी सब्जेक्ट्स। इन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। जो विषय संविधान निर्माताओं ने इन तीनों ही सूचियों के अंतर्गत नहीं डाला, कोई नया विषय उभर कर सामने आया, वो अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है। आर सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल अंडर दीज 3 लिस्ट आर नोन एज द रेजुडरी सब्जेक्ट्स और रेजुडरी पावर्स। यूनियन गवर्नमेंट अलोन हैज द पावर टू मेक लॉ, एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये कहता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अकेली इनके ऊपर कानून बनाने का काम कर सकती है, जो रेजुडरी पावर्स होती हैं आपकी।